पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? এটা আপনাদের বুঝতে হবে কি সাংঘাতিক সিচুয়েশন। এরা ইচ্ছা করে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, বিজেপির প্ল্যান এটা। জয় বাংলা বলবো, জয় বাংলা বলবো। What is happening in West Bengal? It is not only the absence of law and order, it tantamounts to the total breakdown of constitutional machinery. अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है, NH-12 को रोक दिया गया है, सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है, खून खून हो रहा है बंगाल में। अभी मैं देख रहा हूं कि लोग ममता जी के साथ इस मुसीबत की घड़ी में भी जिस तरह से बंगाल के लोगों का साथ दे रही हैं, उनको कोई कमी महसूस नहीं होने दे रही हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं बिरुबाना इसाल खान। आप देख रहे हैं हमारा खास शो फाइनल गोल। बंगाल चुनाव में अब करीब 2 महीने का ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले यहां का सियासी पारा बहुत हाई हो रहा है। अभी ईडी और ममता सरकार के बीच की तकरार थमी भी नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा ने बीजेपी और टीएमसी के बीच विवाद का एक नया चैप्टर खोल दिया है। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस माटी से सियासी शंखनाद किया जिससे ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। प्रधानमंत्री मोदी सिंगूर में ममता सरकार पर खूब दहाड़े। मतलब साफ है, चुनाव की तारीख आते आते बंगाल में काफी कुछ होना बाकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार बंगाल में बीजेपी कमल खिला पाएगी या एक बार फिर ममता बनर्जी ही बाजी मार लेंगी? बंगाल में जीत का फाइनल गोल कौन मारता है, मोदी या ममता? ये देखना इस बार काफी दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी ने नए साल की शुरुआत चुनावी जीत के साथ की। बीएमसी, जिस पर ठाकरे परिवार का 2 दशक से कब्जा था, उस पर बीजेपी ने विजय पताका लहरा दिया। अब बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल है, यानी कि ममता बनर्जी का गढ़, जिसमें बीजेपी लंबे समय से सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। আপনারা সবাই কেমন আছেন? महाराष्ट्र की जीत से बीजेपी जोश में है और अब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल चुनाव में जीत का फाइनल गोल मारकर ममता को मात देने के मिशन में है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा बेचती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या बीजेपी इस बार ममता के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या दीदी बीजेपी की जीत की ट्रेन में ब्रेक लगा देंगी? दीदी ने 2011 में बंगाल पर 34 साल से राज कर रही सीपीआईएम को अकेले दम पर हरा दिया था। तब से वो बंगाल की दीवार को ढहाने से बचाए हुए हैं। उधर बीजेपी लगातार दीदी की दीवार की नींव कमजोर करने में लगी है। এটা আপনাদের বুঝতে হবে কি সাংঘাতিক সিচুয়েশন। এরা ইচ্ছা করে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, বিজেপির প্ল্যান এটা। নিজেরা ভোটে পারবে না তাই ভোট পাকাচ্ছে।
করছে লুট, বলছে ঝুট। আমি সংখ্যালঘুদের এটাই বলবো, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে আমরা অলরেডি টেক আপ করেছি এবং আমরা কেসও করেছি, আমরা পরিবারগুলোকে সাহায্য করছি। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता और मोदी दोनों इस बार फाइनल गोल मारकर बंगाल में बड़ा खेला करना चाहते हैं। बीजेपी की बात करें तो पार्टी के काम करने की दोहरी प्रकृति न केवल उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, मुकाबले के नियमों को फिर से गढ़ने की उसकी लगातार कोशिश का भी पता चलता है। चुनाव के बेहद ही जटिल, रणनीतिक और नाजुक दौर में सफलता पाने के लिए जरूरी है टाइमिंग और नैरेटिव, लेकिन उसके साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है मजबूत संगठन भी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे भी सामने नहीं आए थे, लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहराने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। पश्चिम बंगाल जहां पर अगले कुछ महीनों में होने हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी के अंदर यही अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है कि चुनाव का काम कभी नहीं रुकता। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। इससे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में राजनीति हमेशा हलचल में बनी रहती है। निश्चित तौर पर यह थकाऊ है, पर रोमांच बराबर बना रहता है। लेकिन कच्ची खिलाड़ी ममता बनर्जी भी नहीं है, वो उसी पिच पर खेलना जानती हैं जिस पर बीजेपी जीत का दांव लगाती है। 2011 के बाद चुनाव दर चुनाव दीदी ने इसे साबित भी किया है। उन्होंने बीजेपी के हर मंत्र का काट निकाला, जिसके कारण वो आज तक अजेय बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है, इस बार क्या होगा? फाइनल गोल कौन मारेगा, मोदी या ममता? दीदी के गढ़ को ढहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के साथ मैदान में है। भ्रष्टाचार, घुसपैठिए, सुशासन, विकास, अपराध मुक्त बंगाल, हिंदुत्व, महिलाओं को सुरक्षा। बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा आक्रामक है। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में ममता सरकार को घेरा। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। दुनिया के जो विकसित देश है। शनिवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ममता सरकार पर अटैक करते हुए आरोप लगाया, बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही है। पीएम मोदी ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। इन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर हमलावर है। हिंसा की शुरुआत शुक्रवार को झारखंड में मुर्शिदाबाद के एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई। प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा और मीडिया और पुलिस पर हमले किए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 30 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसा के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया, बीजेपी मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़का रही है। इस दौरान उन्होंने हुमायूं कबीर को भी कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर हिंसा को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। 2 दिन से हुआ कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, मीडिया के ऊपर हुआ, एनएच बंद कर दिया। उस रास्ता जो राजमार्ग है बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटर नॉर्थ ईस्टर्न और हमारी जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, और इतना रेल मार्ग पर रेल के ऊपर आक्रमण किया, ये सब तो बंद होना चाहिए।
इस बीच ईडी से तनातनी को लेकर भी ममता को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की पहचान फाइटर की रही, लेकिन अपने 50 साल के लड़ाकू राजनीतिक जीवन में वो पहली बार बैकफुट पर दिखी। कोयला घोटाले की जांच में ईडी ने 8 जनवरी को कोलकाता में आईपीएसी के दफ्तर और को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर छापे मारे थे। तब ममता ईडी और आईपीएसी के बीच में आ गई थी। ममता दोनों जगह पहुंच गई थी। प्रतीक जैन के घर से वो एक फाइल फोल्डर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क और प्रतीक जैन का फोन ले गई थी। उधर आईपीएसी के दफ्तर से उनके लोग भी कई फाइल अपने साथ कार में ले गए थे। इतना ही नहीं, टीएमसी ने ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करा दी थी। वहीं ईडी भी हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया था। बाद में दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 3 फैसले दिए। ईडी अफसरों के खिलाफ ममता सरकार की एफआईआर पर रोक लगा दी। कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब मांगा और आदेश दिया गया कि छापे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और डिवाइस सुरक्षित रखी जाए। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि जांच एजेंसी के काम में राज्य सरकार का कथित दखल एक गंभीर मुद्दा है। कानून के राज के लिए जरूरी है कि हर जांच एजेंसी आजादी के साथ काम कर पाए। एजेंसी की जांच में पार्टी के काम का बहाना लेकर बाधा नहीं डाल सकते। ये देखना जरूरी है कि राज्य की सुरक्षा की आड़ में अपराधी कहीं बच ना जाएं। कानूनी सवालों को बिना सुलझाए छोड़ने से अराजकता फैल सकती है। मुख्यमंत्री ममता को कोर्ट से लगे इस झटके को भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी जीत और ममता की हार की तरह देख रही है। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, क्या प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे? जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट? उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता, कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे बंगाल में बीजेपी जिस मकसद के साथ मैदान में है वो उसमें कामयाब हो पाएगी? बीजेपी इस बार ममता के किले में सेंध लगा पाएगी? चुनौती अगर ममता को है, अगर तृणमूल कांग्रेस को, रूलिंग तृणमूल कांग्रेस का कोई चुनौती है बंगाल में, तो वो मोदी जी की पार्टी से ही है और मोदी जी उसके सबसे बड़े मैस्कॉट है। तो इसीलिए मेन चुनौती मोदी जी ही है। देखिए, भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी का नाम उन बड़े नेताओं में शुमार होता है जो जितनी तारीफ बटोरते हैं उतनी ही उनकी आलोचना भी होती है। नाम में नरमी है, पर वो उसके उलट एक सख्त स्मार्ट स्ट्रीट फाइटर लगती है। ममता बनर्जी में दृढ़ता, जनप्रियता और अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव का एक अनोखा मिश्रण है। ममता का मंत्र मां माटी मानुष पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों में गूंजता है और उन्हें जोड़ता है। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ममता को अब एक ऐसी जनता का सामना करना है जो अधूरे वादों और घोटालों से थक चुकी है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा और निराशा का माहौल भी है। नौ अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मशहूर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की 31 साल की महिला पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का रेप किया गया। उनकी हत्या कर दी गई। इस दुखद घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो गए, जो दिखाता है कि लोगों में ममता सरकार को लेकर गहरी नाराजगी और बढ़ती बेचैनी है। बीजेपी से जंगल राज का बंगाल संस्करण कहती है। राज्य आर्थिक मोर्चे पर भी गंभीर स्थिति में है। बंगाल में वृद्धि दर के स्तर पर तटीय राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुकाबले पीछे है। कभी औद्योगिक ताकत रहा बंगाल आज संरचनात्मक कमजोरियों से जूझ रहा है, जो राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने की ममता बनर्जी की कोशिशों में रुकावट बन रहा है। इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब ममता सरकार में विरोध के बाद सिंगूर से टाटा को उल्टे पैर लौटना पड़ा था। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री लगाने की परियोजना थी, जो किसानों के विरोध और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले आंदोलन के कारण 2008 में रद्द हो गई। इसके बाद टाटा को इसे गुजरात के साणंद ले जाना पड़ा। इससे क्षेत्र की राजनीति और औद्योगिकीकरण पर गहरा असर पड़ा।
यही वो पहला मौका था जब ममता और मोदी पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। रोजमर्रा के जीवन में मुश्किलें आम जनता की नाराजगी को और बढ़ा रही हैं। यहाँ नौकरशाही की सुस्ती और सिस्टम की खामियों की कहानियां बहुत आम हो चली हैं। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये है कि क्या इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? क्या मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी लगातार तीसरे कार्यकाल वाली ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली टीएमसी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हरा पाएगी? दो 2016 से ममता के खिलाफ लगातार हारने के बावजूद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से महीनों पहले चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थीं। बिहार के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी के सेंट्रल कमांड ने छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा और कर्नाटक जैसे छोटे राज्यों के रणनीति मंत्रियों और महासचिवों की एक सूची बना ली थी, जिन्हें पश्चिम बंगाल में तैनात करने की तैयारी थी। विधानसभा चुनाव करीब आते ही पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। बीजेपी इस चुनाव को सिर्फ एक राज्य की लड़ाई के तौर पर नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय साख से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा और मुकाबले के तौर पर देख रही है। इसी वजह से पार्टी बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी राजनीति के साथ ममता की अगुवाई वाली टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के लिए बंगाल एक अधूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। 2019 में पार्टी ने जबरदस्त रफ्तार दिखाई थी, तब उसने 40% वोट हासिल किए और बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर कब्जा किया। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने जोरदार वापसी की और 215 सीटें जीत ली। बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा घटकर 39% रह गया, उसे केवल 77 सीटें मिली। लोकनीति CSDS के सर्वे के मुताबिक टीएमसी को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% से बढ़कर 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% हो गया। वहीं हिंदू मतदाताओं में भी टीएमसी का समर्थन बढ़कर 32% से 39% हो गया। बीजेपी के लिए खबर कुछ अच्छी नहीं रही। उसे हिंदू मतदाताओं का समर्थन 2019 के लोकसभा चुनाव में हासिल हुए 57% से घटकर 2021 के विधानसभा चुनाव में 50% रह गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी के लिए इस बार भी ममता को हरा पाना मुश्किल होगा? ममता बनर्जी का तृणमूल सरकार को इस साल का इलेक्शन में, चुनाव में हराना आसान नहीं है। बीजेपी को ही ममता के खिलाफ लड़ना है, लेकिन मुश्किल है ये। अभी तक, आज के दिन तक ये नहीं दिख रहा है कि इतना स्ट्रेंथ बीजेपी के, बंगाल बीजेपी के अंदर है जहां वो ममता का सरकार को पलट सकते हैं। ममता बनर्जी इस बार लोकतंत्र का बचाव, बंगाली बनाम बाहरी, जांच एजेंसी के दुरुपयोग, बंगाली अस्मिता, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों के साथ मैदान में है। इतना ही नहीं, वो बीजेपी की काट के लिए मंदिर वाला दांव भी चलने से नहीं चूक रही। बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, जिसका दबाव ममता सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवा कर दे रही है, जिसका उन्होंने शुक्रवार को शिलान्यास किया। करीब 18 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा ये मंदिर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। कार्यक्रम में साधु संत भी शामिल हुए। मतलब ममता बीजेपी की पिच पर उतरकर खेल रही हैं, तो क्या इससे ममता बीजेपी की जीत की ट्रेन पर ब्रेक लगाने में कामयाब हो पाएंगी? ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, रूलिंग पार्टी बंगाल में, वो भी ये सारी चीज़ों से वाकिफ हैं और उनका सारा जो चुनावी प्रस्तुति है वो सारा ये बीजेपी का क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है और बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़ाई हो सकती है, उसी को लेके है। बीजेपी बंगाल में हार का सूखा खत्म करके जीत की बारिश में भीगना चाहती है और ममता बनर्जी एक और जीत से ये साबित करना चाहती हैं कि बंगाल में तो उन्हें हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे में दोनों पार्टियों की नजर बुनियादी मुद्दों के साथ साथ जातीय गुणा भाग पर भी है, जिसमें एक बड़ा फैक्टर है मतवा समुदाय, जिनकी आबादी पश्चिम बंगाल में करीब 3 करोड़ है और इनमें से 1.5 करोड़ मतदाता हैं। माना यह जाता है कि ये लगभग 30 विधानसभा सीटों के नतीजे सीधे बदल सकते हैं और बाकी करीब 50 विधानसभा सीटों पर भी इनका असर होता है। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल में 2026 की विधानसभा चुनाव सिर्फ बीजेपी की राजनीतिक दशा दिशा तय करने का मौका नहीं होंगे, बल्कि ये भारतीय राजनीति के बड़े परिदृश्य पर भी असर डालेंगे।
एक मजबूत संगठन और सोच समझ तैयार की गई रणनीति के साथ बीजेपी अपनी राजनीतिक मशीन को उस अहम लड़ाई के लिए तैयार कर रही है जिसे वो निर्णायक मानती है। लेकिन ये तभी संभव है जब बीजेपी दीदी के किलों को गिरा पाएगी। अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई तो उसे एक बार फिर सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि बंगाल की चुनावी फाइट में फाइनल गोल कौन मारता है, मोदी या ममता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।